कहानी शुरू होती है जहाँ पर मिसेस क्योंग एक भयानक सा सपना देख रही हैं। या यूँ कहें ये उनकी जीवन की हकीकत है, एक सच्ची घटना जो उनके मन को बार बार कचोट रही है। तभी इतने में ही दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है और मिसेस क्योंग की नींद टूट जाती है। डोर खुलने पर पता चलता है कि बाहर 2 डिटेक्टिव आए हैं। बड़ी ही उत्सुकता के साथ मिसेस क्योंग डिटेक्टिव्स को घर के अंदर बुलाती हैं। शायद आज ये लोग उनके लिए कुछ अच्छी खबर लाए हैं। वो डिटेक्टिव्स की तरफ देखकर कहती हैं, क्या हुआ, मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? और अब हमें यहीं से इस कहानी का असली सच पता चलता है। तो ये बात है 15 साल पहले की, जहाँ पर मिसेस क्योंग की बेटी सोजिन का किडनैप हो गया था। सोजिन की एज उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 7 साल थी। जैसे ही किडनैपर का फोन आता है, मिसेस क्योंग झट से पुलिस स्टेशन में खबर करती हैं, जहाँ पर उन्हें कई बार किडनैपर को फिरौती की रकम भी देनी पड़ी। यहाँ तक कि पुलिस भी अपनी कोशिशों में लगातार लगी हुई थी। कई बार तो किडनैपर जैसे उनके हाथों से आते आते बच गया, लेकिन शायद किडनैपर उसे एक कदम आगे था, इसलिए उसे कोई नहीं पकड़ पाया। और अंत में सड़क के बीचों बीच सोजिन की लाश मिलती है। मिसेस क्योंग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज इस घटना को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी वो अपनी बेटी के किडनैपर को ढूंढ रही हैं। कुछ भी करके बस वो उस तक पहुंचना चाहती हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो मिसेस क्योंग खुद ही डिटेक्टिव बन गई हो। उनका पूरा घर फाइलों से भरा हुआ है। इन 15 सालों में ऐसा एक पल, एक सेकंड नहीं गया जिस पल मिसेस क्योंग ने अपनी बेटी को याद न किया हो। किडनैपर को न पकड़ पाने का गम मिसेस क्योंग के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। और आज ये डिटेक्टिव उसके पास एक नोटिस लेकर आए हैं। दरअसल उसकी बेटी का केस अब क्लोज हो रहा है, क्योंकि कोई भी केस 15 सालों से अधिक नहीं चल सकता। अब इस केस को क्लोज होने में बस एक ही हफ्ता बचा हुआ है। ये सुनकर तो मानो मिसेस क्योंग के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई हो, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपराधी को सजा देना चाहती थी। एक पल में तो मानो उसे ऐसा लगा कि उसके 15 साल यूं ही बेकार चले गए। वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाई, जिसका पछतावा उसे हमेशा रहेगा। यहाँ तक कि डिटेक्टिव मिसेस क्योंग को ये भी बताता है कि अब आप इस केस को रीओपन नहीं कर सकते, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट के अनुसार 15 साल किसी केस की मैक्सिमम लिमिट होती है। क्यों कुछ नहीं कहती, वो बहुत निराश है। वो चुपचाप डिटेक्टिव्स की बातों को सुन रही है। डिटेक्टिव चिंग भी इस बात को सुनकर काफी निराश है। दरअसल उसने भी इस केस को 15 साल दिए हैं। दोनों ने मर मर कर अपनी जान लगा दी, लेकिन बावजूद उसके उनके हाथों में कुछ नहीं लगा। और आज तो नौबत केस बंद होने की आ गई। अगर देखा जाए, मानना पड़ेगा इस किडनैपर को, उसने अपने पीछे एक भी सबूत तक नहीं छोड़ा और आज भी मौत से बैठा हुआ है। शायद एक बड़े ही शातिर दिमाग ने इस किडनैपिंग को अंजाम दिया था। ये केस वैसे ही बड़ी सी उलझनों के साथ बंद हो रहा है, जिसका दुख सभी को है। डिटेक्टिव भी काफी दुखी है, इसलिए आखिरी बार आज वो उसी जगह पर जा रहा है जहाँ से उसने केस की शुरुआत की थी। जल्दी डिटेक्टिव हादसे वाली जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही तो जैसे डिटेक्टिव की आंखों में चमक सी आ गई। दरअसल उस जगह पर ताजे फूल का बुके रखा हुआ है, और वो तो अभी अभी मिसेस चोंग से मिलकर आया है, तो आखिर यहाँ पर बुके किसने रखा? वो इस बात को कंफर्म करने के लिए तुरंत ही मिसेस चियोंग को कॉल करता है। नहीं, ये फूल मैंने नहीं रखे, मिसेस क्योंग कहती हैं। अब डिटेक्टिव समझ जाता है कि ये फूल या तो मिसेस क्योंग रखती, या मैं, या फिर वो किडनैपर, क्योंकि इस केस को 15 साल हो चुके हैं और हम तीनों के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। किडनैपर को ये बिल्कुल यकीन है। वो जल्दी से वहाँ लगे सीसीटीवी में चेक करता है, जहाँ सीसीटीवी में उसे काले जैकेट में वहीं पर एक आदमी दिखाई देता है, जो कि उसी जगह पर फूल रख रहा था, लेकिन उसने तो अपना चेहरा ढका हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं। अब डिटेक्टिव बिना देर किए हुए अपने एक ऑफिसर को लेकर तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है और आसपास जंगलों में छानबीन शुरू कर देता है। उसे थोड़ा ही आगे जाने पर कार के पहियों के निशान दिखाई देते हैं, और ये बिल्कुल वही जगह थी जहाँ पर 15 साल पहले योजिन के किडनैपर ने गाड़ी पार्क की थी। क्यूरियोसिटी के कारण डिटेक्टिव ने अपनी खोजबीन को जारी रखा। कुछ और छानबीन करने के बाद ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि वहाँ पर फूल रखने आया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सोजिन का ही किडनैपर था। डिटेक्टिव सोचने लगा कि आखिर वो 15 साल बाद ऐसा क्यों करेगा। वो मन ही मन सोचता है कि शायद उसे अपने किए पर पछतावा होगा। आखिर फूल रखने की वजह और क्या हो सकती है, लेकिन डिटेक्टिव ने अपनी खोज जारी रखी और जल्द ही उसकी गाड़ी का फ्रंट लुक भी देखा गया। लेकिन ये क्या, उसकी गाड़ी में तो नंबर प्लेट ही नहीं है। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। लेकिन अब सुराग मिलने के बाद डिटेक्टिव इस चीज को जाया नहीं करना चाहता। उसने जल्द ही उसी टायर का प्रिंट आउट निकलवा लिया और रास्ते में जा रही सारी गाड़ियों को रोककर मैच करने लगा। लेकिन अब तक उसे कोई सुराग नहीं मिला था। वो एक बार फिर से उसी दिन की फुटेज को चेक करता है, जहाँ पर उसकी गाड़ी में एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। ये कुछ और नहीं बल्कि एक अजीब सा स्टिकर था। अब वो स्टिकर लगी गाड़ी की खोज में लग गया। इधर केस के भी बंद होने का समय काफी नजदीक आ रहा है। एक दिन डिटेक्टिव किसी सोच में रोड के किनारे बैठा हुआ था, तभी उससे सामने वही काली गाड़ी नजर आई। वो झट से उसी काली कार के पास पहुंच गया। उसने टायर को भी मैच किया, जो कि एग्जैक्टली हूबहू मैच हो रहे थे, और आगे जाकर देखा तो गाड़ी में बिल्कुल वैसा ही स्टिकर लगा था जैसे उस दिन उसने किडनैपर की गाड़ी में देखा था। अब डिटेक्टिव ने चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ाया और उस गाड़ी के ड्राइवर को ढूंढने लगा। तभी वहीं
वहीं कुछ ही दूर पे खड़ा एक काले कोट वाला आदमी जिसने छाता लगाया हुआ है, वो डिटेक्टिव को देखते ही उल्टे पैर भागा। उसे भागते हुए डिटेक्टिव ने तुरंत ही देख लिया, वो उसके पीछे भागा। वहाँ पर काफी भीड़ थी, इसी का फायदा उठाते हुए किडनैपर झट से अपनी गाड़ी तक आ पहुँचा। जब तक कि डिटेक्टिव उसकी गाड़ी का पीछा करता वो वहाँ से जा चुका था। डिटेक्टिव हारकर वहीं बीच रोड में बैठ गया। आज उसने आखिरी मौका भी गवा दिया था। इस बात को तो उसे बहुत अफसोस हो रहा था। शायद वो थोड़ा और स्मार्ट हो सकता था, उसे अपने ऊपर लानत महसूस हो रही थी। और उस दिन ये केस भी ऑफिशियली बंद हो गया। अब कुछ ही दिन बाद उसी बिल्डिंग में एक बच्ची की किडनैपिंग की खबर सामने आती है। वो बच्ची जिसके दादाजी उसे पार्क में घुमाने के लिए ले गए थे और वो एक फोन कॉल अटेंड करने के लिए जैसे ही घर के अंदर आए, इतने में ही उनकी पोती कहीं गायब हो गई। तभी उन्हें कॉल पर पता चलता है कि उनकी पोती का अपहरण हो चुका है, जिसकी खबर उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। खबर मिलते ही इधर पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इधर इस बच्चे के साथ साथ दादाजी भी कहीं गायब हो गए। पुलिस पता लगाने के लिए जल्दी से फोन बूथ पर पहुंचती है, जहां पर उन्हें एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है। शायद ये किडनैपर का हो सकता है, ये समझकर तुरंत ही उसे रख लिया गया। आज बच्ची के घर पर उसकी माँ के पास किडनैपर का फोन आया है, जिसने फिरौती की रकम के तौर पर $50,000 की मांग की है। बच्ची की माँ बहुत घबराई हुई है, मेरी बेटी जिंदा है या नहीं, पहले मुझे इसका सबूत चाहिए। तभी किडनैपर कहता है अभी 3 मिनट में तुम्हारे दरवाजे पर एक गाड़ी आ जाएगी और तुम्हें सबूत मिल जाएगा। ये सुनते ही बच्ची की माँ फोन रखकर नीचे की ओर भागती है और अब यहीं से कहानी 15 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ बिल्कुल ऐसे ही गाड़ी में मिसेस क्योंग की बेटी का फोटो भेजा गया था, वो भी सबूत के तौर पर। और इस बार भी किडनैपर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। नया डिटेक्टिव किम ये देखकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये केस तो बिल्कुल 15 साल पहले के केस से मेल खाता है। ये सोचकर ही किम सूजन के डिटेक्टिव से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो सबसे पहले रिकॉर्ड में सूजन की फाइल को देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है और न ही ऑनलाइन कोई डेटा है। मतलब केस ऑफिशियली क्या बंद हुआ, सारी चीजें बिल्कुल मिटा दी गई हैं। अब किम के पास सूजन के डिटेक्टिव से मिलने के अलावा और कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। अब सूजन के डिटेक्टिव ने जल्दी ही सूजन के केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन किम को दे दी, लेकिन दोनों डिटेक्टिव बिल्कुल हैरान हैं। तभी सूजन का डिटेक्टिव जॉन किम से कहता है कि अगर ये किडनैपर वही है तो 2 बजे वो पैसे मंगाने के लिए फोन करेगा और बिल्कुल वैसा ही होता है। किडनैपर ने पहले की तरह पैसे का बैग भेजा हुआ है और उस बैग में पूरे के पूरे पैसे रखवाने को कहे। पैसा भरने के बाद बैग को स्टेशन पर छोड़ देना है। जॉन ठान लेता है वो चाहे मर जाए लेकिन इस बार उसे पकड़ कर रहेगा। अब उसे पकड़ने के लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है। सारे ऑफिसर्स और डिटेक्टिव्स एक साथ बैठकर उसे पकड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए वो बचकर नहीं जाना चाहिए। सारी प्लानिंग हो चुकी है, जल्द ही सब लोग मौके पर पहुंच गए। जॉन और किम दोनों ही ट्रेन में छुपे हुए हैं और बाकी ऑफिसर्स भी अपनी अपनी बताई गई जगह पर छुपे हुए हैं। इधर बच्ची की माँ पैसों से भरा बैग लेकर स्टेशन पर पहुंच चुकी है। उस बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा है, जिससे अगर वो किडनैपर बैग उठाकर भागे तो उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। समय नजदीक आ चुका है उस अपहरणकर्ता के आने का। जॉन और किम की नजर उसी बैग पर गड़ी हुई है। जॉन एक पल के लिए भी अपनी नजरों को नहीं हटाना चाहता। जिस ट्रेन में किम और जॉन है उसमें सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं। उन सभी ने एक ही जैसी ड्रेस पहनी हुई है। अब ट्रेन जैसे ही रुकती है सारे आर्मी ऑफिसर्स नीचे उतरने लगते हैं। तभी सडन वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो बैग को उठाकर भागता है। इतना अलर्ट रहने के बावजूद कोई बैग लेकर भागा। किडनैपर सडन ऑफिसर्स की नजरों से ओझल हो गया, जिसकी वजह से ऑफिसर्स ने स्टेशन के बाहर निकलने वाले रास्ते पर रोक लगा दी और ये अनाउंसमेंट हो गई कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। पुलिस ट्रैकिंग डिवाइस को ट्रैक करने की कोशिश करती है, तभी वो ट्रैकर वहीं पटरियों पर मिला। शायद किडनैपर उनकी सोच से कहीं ज्यादा शातिर है, क्योंकि उसने ट्रैकिंग डिवाइस को पहले ही बैग से निकाल दिया और वहीं पटरियों पर छोड़ दिया। इधर किम और जॉन भी चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहे हैं। तभी सामने पटरियों के बीच उन्हें बैग के साथ एक आदमी दिखाई दिया, जिसने आर्मी ऑफिसर्स का ड्रेस पहना हुआ है। जॉन उसे देखते ही उसके पीछे भागा और बहुत देर दौड़ाने के बाद फाइनली जॉन ने उसे पकड़ लिया। सबसे पहले जॉन उसका चेहरा देखना चाहता है कि आखिर ये इंसान कौन है जिसे वो 15 सालों से ढूंढ रहा है। और जैसे ही डिटेक्टिव जॉन ने उसके चेहरे से नकाब को हटाया तो सभी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी बच्ची के दादाजी थे। अपनी ही पोती का किडनैपिंग, आखिर ऐसा क्यों? सबके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। अब जल्द ही उस किडनैपर को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया गया। जॉन सोचता है पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी ही पोती का किडनैप, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। दादाजी से लगातार पूछताछ चल रही थी, जहाँ पर वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी पोती का किडनैप नहीं किया है, मुझसे ये सब कुछ करवाया गया है। लेकिन कोई भी ऑफिसर उनका यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं तो अपनी पोती को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था। अब वो बताते हैं जिस दिन मेरी पोती को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी दिन मेरे पास एक कॉल आया और उस आदमी ने मुझे बताया कि अगर अपनी पोती को बचाना चाहते हो तो बिना किसी को इन्फॉर्म किए मेरे पास आ जाओ। उसी समय
में किडनैपर ने मेरी पोती से मुझे फोन पर बात भी करवाई और अब मैं खुद को रोक नहीं सका, इसीलिए बिना किसी को इन्फॉर्म किए मैं उसकी बताई गई जगह पर पहुंच गया। और तो और मुझे धमकी भी दी गई थी कि अगर इस बारे में मैंने किसी को भी कुछ बताया तो वो मेरी पोती को मार देगा। इसीलिए मुझे अपनी पोती को बचाने के लिए उस जगह पर अकेले ही जाना पड़ा। अब मैं जैसे ही उस जगह पर पहुंचा, वो बहुत ही सुनसान जगह थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अकेला कमरा बना हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने जैसे ही एंटर किया, किसी ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। वहीं अंदर कमरे से मेरी पोती की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज रिकॉर्डर से आ रही थी। मेरी पोती तो वहाँ थी ही नहीं। मैं बहुत घंटों तक वहीं फंसा रहा, लेकिन जब दूसरे दिन दरवाजा खुला, मैं फौरन वहाँ से भागा। बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जहाँ पर मुझे एक नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था कि कल दोपहर 2 बजे तुम्हें स्टेशन पर पहुँचना है, और यही कपड़े भी रखे मिले जिन्हें पहनकर मुझे जाना था, और पैसों से भरा बैग लाकर वापस गेट के पास फेंक देना है। ऐसा उस पूरे नोट में लिखा हुआ था। मैं किसी भी हाल में अपनी पोती को बचाना चाहता था, इसलिए किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और यही वजह थी कि जैसे जैसा उस किडनैपर ने मुझे बताया, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सब मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर मेरी पोती को कुछ हो गया तो सिर्फ और सिर्फ आप इसके जिम्मेदार होंगे। मेरे पीछे आखिर अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हें अभी कभी किडनैपर को पकड़ना चाहिए। वहीं उसी दौरान उन्हें सिगरेट पीने के लिए जब लाइटर दिया गया तो उनके पास बिल्कुल वैसा ही सिगरेट था जो पुलिस वालों को फोन बूथ से मिला था। और जिस व्यक्ति ने 15 साल पहले सूजन की किडनैपिंग की, आज 15 साल बाद के एज के हिसाब से दादाजी की एज बिल्कुल मेल खा रही है। सारे सबूत कहीं न कहीं दादाजी के खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ पर उन्हें किडनैपर समझकर पकड़ तो लिया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस वालों को उस बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। कहीं उस बच्ची को सूजन की तरह ही मार तो नहीं दिया गया। पुलिस वाले भी इस बात से काफी घबराए हुए हैं। लेकिन इसी बीच जॉन अपना दिमाग लगाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सच कह रहे हैं। क्यों न इनकी बात को एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। और ऐसा सोचते ही वो दादाजी की बताई सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें उस किडनैपर ने बुलाया था। वहां पर पहुंचते ही जॉन को एक कैसेट मिलता है जिसमें दादाजी के बताए गए मुताबिक उसी बच्ची की वॉइस रिकॉर्ड थी, यानी कि दादाजी सच कह रहे हैं। तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो पहले के किडनैपर की आवाज को दादाजी की आवाज से मैच करने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं पहले की आवाज दादाजी की आवाज से मेल खा रही थी। लेकिन इस बार की किडनैपिंग को अगर देखा जाए तो इसमें एक और आवाज जुड़ी हुई है, यानी कि कोई और भी है जो दादाजी के साथ मिला हुआ है। और एक बार फिर से शुरू हो जाती है इन्वेस्टिगेशन। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये निष्कर्ष निकलता है, यानी कि इस नए किडनैपर ने पुराने किडनैपर की आवाज को यूज किया है और कहीं न कहीं उनकी आवाज का इस्तेमाल करके ये किडनैपिंग की गई है, ताकि सारा शक पहले वाले किडनैपर पर चला जाए, क्योंकि किडनैपिंग का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था। तो इससे साफ हो गया था कि इस बार किडनैपिंग किसी और ही ने की है। जॉन किसी भी हाल में इसे पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपना बहुत दिमाग का इस्तेमाल किया और बहुत डीपली छानबीन करने के बाद उसे पता चल गया कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिसेस क्योंग की है। सारी की सारी प्लानिंग मिसेस क्योंग ने की है। अब वो जल्दी से मिसेस क्योंग के घर पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। जॉन देखता है कि वो बच्ची सही सलामत मिसेस क्योंग के पास ही है, यानी कि उसका शक बिल्कुल सही था। नई किडनैपर कोई और नहीं बल्कि मिसेस क्योंग थी। अब मिसेस क्योंग जॉन को अपनी पूरी बात बताती है। दरअसल जिस दिन केस को क्लोज किया गया, मिसेस क्योंग बहुत परेशान थी। वो तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। दरअसल जिस दिन पहली बार जॉन ने किडनैपर को देखा, उसी दिन मिसेस क्योंग भी वहीं मौजूद थी। एक्चुअल में भागते वक्त वो किडनैपर अपना छाता वहीं भूल गया था। जब मिसेस क्योंग ने उस छाते को ध्यान से चेक किया तो वो इस किडनैपर को किसी बैंक की तरफ से गिफ्ट किया गया था। मिसेस क्योंग के लिए उस तक पहुंचने के लिए इतनी जानकारी तो काफी ही थी। अब मिसेस क्योंग ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए खुद से ही छानबीन शुरू कर दी और जल्द ही वो किडनैपर तक पहुंचने में कामयाब भी रही। एक दिन जब किडनैपर के घर में कोई नहीं होता तो मिसेस क्योंग चुपके से उसके घर पहुंच जाती है और वहाँ उस किडनैपर के घर में छानबीन करने पर मिसेस क्योंग को पता चलता है 15 साल पहले उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसे और भी वहाँ ऐसे सबूत मिले जो बिल्कुल साफ तौर पर ये जाहिर करते थे कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उसी घर का आदमी है और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही दादाजी हैं, जो कि इस वक्त पुलिस के हिरासत में हैं, जिन्होंने 15 साल पहले मिसेस क्योंग की बेटी सूजन को किडनैप किया और फिर पैसे मिलने के बाद उसे मार डाला। मिसेस क्योंग कहती है, मैंने ही ये सब कुछ प्लान किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी का केस तो रीओपन नहीं हो सकता, लेकिन ये आदमी सजा का पात्र है और यही वजह
वजह है कि मैंने उसकी पोती का किडनैप किया, बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह। और उसने 15 साल पहले की गई रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल किया और फिर इस नई किडनैपिंग को अंजाम दिया। दरअसल वो किसी भी हाल में उस दादाजी को सलाखों के पीछे देखना चाहती थी और इसीलिए मिसेस क्योंग ने पूरा प्लान उसी के इर्द गिर्द बनाया। जिस बेटी को बचाने के लिए उसने उसकी बेटी का किडनैप किया, वो उस दादाजी को उसी की बेटी की नजरों में गिरा देना चाहती थी। मिसेस क्योंग ये सब कुछ कहते हुए फूट फूट कर रोने लगती हैं। जॉन को भी पता है कि मिसेस क्योंग बिल्कुल इनोसेंट है। वो जानता है कि पिछले 15 सालों में वो अपनी बेटी के लिए कितना तड़पी है। अब जॉन वहाँ से निकलता है और सीधा दादाजी के पास आ जाता है। वो उनके सामने 15 साल पहले हुई किडनैपिंग के केस के बारे में बात करता है। पहले तो दादाजी नानुकुर करते हैं और सीधा मुकर जाते हैं, लेकिन फिर जल्द ही वो अपना सारा सच उगल देते हैं और कहते हैं हाँ मैंने ही किडनैपिंग की थी, लेकिन मैंने सिर्फ किडनैपिंग की थी, मैंने उस बच्चे को बिल्कुल नहीं मारा। क्योंकि पैसे मिलने के बाद जब मैं उस बच्ची को उसके घर के बाहर छोड़ने जा रहा था, वो डर के मारे मेरे हाथों से छूटकर आगे की ओर भागी और एक बड़े से पत्थर से टक्कर खा गई, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आ गई थी और वो वहीं मारी गई। मेरा उसे मारने में कोई हाथ नहीं है। भले ही उसका सोजिन की मौत में हाथ नहीं था, लेकिन आखिरकार हुआ तो सब कुछ उसकी ही वजह से था। वो गुनहगार तो था ही, एक पाप उसने किया था जिसकी सजा अब उसे मिल रही है। जोंग भी कहीं न कहीं मिसेस क्योंग का साथ देना चाहता था और एक गुनहगार को पकड़वाना चाहता था, इसलिए उसने दादाजी को फोर्स किया कि अगर वो पहले की किडनैपिंग का सच में पश्चाताप करना चाहता है तो वो अपनी पोती की गई किडनैपिंग को मान ले, शायद यही उसका पश्चाताप होगा। और अब दादाजी के पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार उन्होंने इस जुर्म को कबूल कर लिया और सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। अंत में उस बच्ची को उसकी माँ के पास सौंप दिया जाता है और दादाजी को अपनी ही ग्रैंड डॉटर का किडनैप करने के जुर्म में 15 साल की सजा सुनाई जाती है। तो आखिरकार मिसेस क्योंग के सूझबूझ के कारण किडनैपर पकड़ा गया और आज जाकर कहीं उसने चैन की सांस ली। जॉन के भी चेहरे पर खुशी झलक रही थी, जैसे कि मानो वो उसकी ही बेटी बन गई हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।